वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी, आपके मार्क्स हमारी जिम्मेदारी है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में सिविक्स का हमारा जो 5th चैप्टर है, जो आपके रिड्यूस सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, वो हमने शुरू कर दिया है, जो कि है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। जो हमारे जन संघर्ष और आंदोलन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह से वो आंदोलन सामने निकल के आते हैं, वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जहां पहले पार्ट में हमने ये समझा था कि किस तरह से नेपाल और बोलीविया में स्ट्रगल्स हुए, पॉपुलर स्ट्रगल्स वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद में अगले पार्ट में हमने ये जाना कि जो कर्नाटका में कित्तिको हिच्चिको मूवमेंट हुआ था वो क्या था और किस तरह से मोबिलाइजेशन होता है मूवमेंट्स का। ठीक है, आज के पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप्स और किस तरह से ये काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट, जो हमारा 5th चैप्टर है सिविक्स में उसका, जहां हम पहले पढ़ेंगे दबाव समूह और आंदोलन। बच्चों, एक बात आप ध्यान में रखना कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे टर्म्स को साथ में लेके चलो। टर्म्स का मतलब होता है कुछ शब्द आ जाते हैं और कई बार उन शब्दों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। अब बच्चों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे अच्छे से पता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये पता तो है कि वो टर्म्स होते क्या है या उनका मीनिंग क्या है, लेकिन उनको लिखना कैसे है ये नहीं पता होता आपको। आप समझ नहीं पाते हो कि उनको लिखना क्या है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके इस चैप्टर में है वो है दबाव समूह और आंदोलन, यानी कि प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो अब क्वेश्चन यही है कि प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं, ठीक है ना। दबाव समूह किसको कहते हैं? ऐसे समूह जो विशेष हितों के लिए एकीकृत होते हैं, जो विशेष हितों के लिए एकीकृत होते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। सरकार पर दबाव डालते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन बच्चे अटक जाते हैं इस चीज में कि उनको डेफिनेशन नहीं लिखनी आती। ऐसे समूह जो विशेष हितों के लिए एकीकृत होते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। सीधी सी बात है, द ग्रुप्स which are mobilized for some interests, some and same interests, same interests and pressurized the government to get their goals. ठीक है ना। एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको दबाव समूह का मतलब जो है बिल्कुल क्लियर कर देती है। द ग्रुप्स विच आर मोबिलाइज्ड फॉर सम एंड सेम इंटरेस्ट्स and pressurize the government to get their goals। ऐसे सारे ग्रुप्स जो अपने किसी विशेष हित के लिए तो एकीकृत होते हैं और उसके बाद में गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं कि वही हमारे ये जो भी डिमांड्स है उनको पूरी करो। उनको क्या कहते हैं? उनको दबाव समूह कहते हैं।
देखो टर्म्स को समझना इजी है, लिखना भी आप सीख जाएंगे। अब आप ये समझिए, एग्जाम्पल देके अगर आपको पूछा जाए कि एग्जाम्पल दीजिए, तो कई सारे ग्रुप्स हमारे देश में बने हुए होते हैं। देश में क्या, हर जगह बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्टली क्या हुआ था, फार्म बिल आया था, गवर्नमेंट ने फार्म बिल जो है पास करवा दिया था और एक फार्म लॉ बन गया था, एक कृषि कानून बन गया था, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने अपना काम किया, लेकिन किसानों के ग्रुप को ऐसा लगा, फार्मर्स के ग्रुप को ऐसा लगा कि नहीं, ये हमारे हित में नहीं है, इसमें कुछ जो चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं कि वो ठीक है क्या गलत है, लेकिन किसान क्या हुए, लामबंद हुए, मोबिलाइज हुए, एक हुए और उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उन्होंने क्लियर सरकार से कह दिया कि हमारा पूरा ग्रुप नहीं चाहता कि ये फार्म बिल जो है वो अप्लाई किया जाए, एनफोर्स किया जाए। आंदोलन चला, 100 दिन से ज्यादा तक आंदोलन चला और फाइनली सरकार को वो बिल रिपील करना पड़ा, यानी कि वापस लेना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा। तो आप सोचिए कि किस तरह से वो किसान मोबिलाइज हुए होंगे, ठीक है ना। वो किसी एक ग्रुप के अंडर नहीं थे, अलग अलग ग्रुप्स के अंडर थे। तो इस तरह से वो किसान मोबिलाइज हुए, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला और अपनी मनमर्जी करवाई, ठीक है ना। मनमर्जी का मतलब ये नहीं कि गलत करवाया, उनको जो ठीक लगा या उनके जो लक्ष्य थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करवाया सरकार से। यानी वो किसानों का क्या था, वो एक दबाव समूह था जिसने सरकार पर दबाव डाला अपना काम करने के लिए, अपना काम करवाया। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज pressure groups, the groups which are mobilized and they pressurize the government to do whatever they want to achieve as their goals, ठीक है ना। तो उनको हम कहेंगे प्रेशर ग्रुप्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपकी कई बार पूछी जा सकती है। उसके बाद में है इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स को हम हिंदी में कहते हैं हित समूह। आप एक तरह से देखा जाए तो इंटरेस्ट ग्रुप या दबाव समूह को एक ही मान सकते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप भी वही होते हैं कि कई सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो मोबिलाइज होते हैं और अपने हित की बात सरकार से करते हैं। हित समूह जो होते हैं जैसे किसी विशेष जाति से रिलेटेड है, या मान लीजिए अल्पसंख्यक समुदाय बना दिया, तो अल्पसंख्यक समुदाय में अल्पसंख्यकों से जो भी रिलेट करेगा वो समुदाय से जाएगा। तो ऐसे सारे ग्रुप्स वो जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, अपने हितों के लिए सरकार से बात करते हैं, निगोशिएट करते हैं। समटाइम्स दे डील, समटाइम्स दे ओपोज, कभी विरोध करते हैं, कभी बात करते हैं, कभी मोल भाव करते हैं। तो ये सारे ग्रुप्स जो है वो हित समूह या इंटरेस्ट ग्रुप्स कहलाते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। पहले होते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स या विशेष हित ग्रुप, विशेष हित समूह। और दूसरे होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। यानी कि जन कल्याण समूह। जन कल्याण समूह। अब देखो नाम से पता चल रहा है ना, कई बार क्या होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ही हितों की बात करते हैं। अपने ही हितों की बात करने का क्या मतलब, वो अपने हितों की बात करने अपने सेक्शन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर औरतें अगर किसी चीज के लिए आंदोलन करेंगे तो वो सिर्फ औरतों से रिलेट होगा, ठीक है ना, किसी अधिकार के लिए। उसमें जो मेल होते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होगी, तो वो एक सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। इसमें हम बात कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर्स ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना, या लॉयर्स ग्रुप होता है, डॉक्टर्स ग्रुप होता है। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं जिसमें एक ही समाज के एक ही भाग को साथ में लेके चला जाता है, ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं? विशेष हित समूह या फिर सेक्शनल ग्रुप्स उनको कहा जाता है। दूसरे होते हैं जन कल्याण समूह, जो काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जिसमें किसी एक ग्रुप की भागीदारी नहीं होती, एक समाज के किसी एक समूह के लिए वो काम नहीं करते। वो जो काम करते हैं वो पूरे समाज के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे आप देखिए कि पीटा जैसी संस्था बनी हुई है। पीटा क्या है? पीटा एक ऐसी संस्था है जो कि जानवरों के लिए काम करती है। या फिर आप ये मानिए कि जैसे पेडेकोर बना था,
फेडेकोर कहाँ बना था? फेडेकोर बोलीविया में बना था। या फिर एसपीए बना था, एसपीए 7 पार्टी अलायंस नेपाल में बना था। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं जो सबके लिए काम करते हैं, किसी एक सेक्शन के लिए नहीं होते हैं, ऐसे ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? जन कल्याण समूह। दोनों में फर्क साफ है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, या जो हित समूह होते हैं वो क्या होते हैं, और इनके अलग अलग ग्रुप बताइए या इनको क्लासिफाई कीजिए। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स which work for their own interest and to achieve their own groups, ठीक है ना। और इसके लिए वो सरकार को प्रेशराइज करते हैं, तो वो तो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, वन इज सेक्शनल ग्रुप्स एंड सेकेंडली पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। पहले जो वर्ग विशेष के विशेष हित समूह होते हैं और दूसरे जन कल्याण के समूह होते हैं। वर्ग विशेष के हित समूहों में आप टीचर्स ग्रुप कह सकते हो, अध्यापकों का समूह, लॉयर्स ग्रुप होते हैं, डॉक्टर्स ग्रुप होते हैं। ऐसे ग्रुप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो विशेष हित समूह कहलाते हैं। और दूसरे जो जन कल्याण वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, जो पूरी जनता के लिए काम करते हैं। उनका एक कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि हम इस ग्रुप के लिए ही काम करेंगे। जैसे पीटा है, पीटा पूरी दुनिया में जानवरों के लिए काम करती है, तो ये नहीं है कि हम इस जानवर के लिए करेंगे, हम डॉग्स के लिए करेंगे, हम कैट्स के लिए नहीं करेंगे, या फिर हम लॉयंस के लिए। वो पूरी दुनिया में जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था है। फेडेकोर जो बोलीविया में वाटर जो है वाटर वॉर के समय बना था, फेडेकोर ग्रुप वो पूरी बोलीविया के लिए बना था कि भाई पूरी बोलीविया के लोगों को फायदा मिलना चाहिए। एसपीए बना था 7 पार्टी अलायंस नेपाल में, जिससे कि पूरे नेपाल में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की जा सके। ये तो था नहीं कि स्पेशली ये वाली पार्टी ने बनाया, वो वाली, सब एक साथ आए। तो इस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सेक्शनल ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। सेक्शनल ग्रुप विच आर वर्किंग फॉर देयर ओन सेक्शन और अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ग्रुप, और जिसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा इनके ग्रुप आते हैं। दूसरे पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, जिनमें हम ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आंदोलनकारी समूह या जो मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स में क्या स्पेसिफिक होता है या किस तरह से ये ग्रुप्स काम करते हैं? देखो, इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया जा सकता है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन का दिया जा सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेरे ख्याल से आप सबने पढ़ा ही होगा इस बारे में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 3 राज्यों का मिला जुला एक आंदोलन है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मेनली गुजरात। 3 राज्यों में यह आंदोलन संचालित किया जा रहा है। देखो, ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तो गुजरात में शुरू हुआ, ठीक है ना। और ये शुरू क्यों हुआ? ये शुरू हुआ था जो सरदार सरोवर बांध बन रहा है, सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बन रहा है। सरदार सरोवर बांध बनाने के चक्कर में जो लोग भी विस्थापित हुए थे, तो विस्थापितों के हितों के झगड़े के लिए, विस्थापितों के हितों की पूर्ति के लिए, हितों की पूर्ति के लिए शुरू किया गया आंदोलन था ये। सिंपल, there was a dam which was built on the Narmada river and named as Sardar Sarovar Dam, ठीक है। and the displaced people, for the interest of the displaced people, this movement was started by मेधा पाटकर, ठीक है ना। आपको याद रखना है मेधा पाटकर, मेघा भी कहते हैं कई, तो मेघा पाटकर was considered as the लीडर ऑफ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। मेधा पाटकर ने ये आंदोलन शुरू किया था। ये आंदोलन शुरू एक ही हित के लिए किया गया था, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था।
सिर्फ इसलिए शुरू किया गया था कि जो सरदार सरोवर बांध बन रहा है, देखो हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना तो ये चीज पढ़ी थी कि किस तरह से बांध बनाए जाते हैं। सॉरी, थर्ड चैप्टर में जब आपने वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी में, तो आपने पढ़ा था कि किस तरह से जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ठीक है ना। तो नुकसानों में हमने देखा था कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इधर से उधर हटाया जाता है। तो ये जो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ये जो बड़ी मात्रा में जो विस्थापित हुए थे लोग, उनको बसाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। वो लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, तो उनका एक अट्रैक्शन हो गया था, उनका एक कनेक्शन था उस नदी के साथ, तो इसलिए वो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, इस आंदोलन में और भी बहुत सारी चीजें जुड़ गई। जो शुरुआती इसका लक्ष्य था कि विस्थापितों के हितों की रक्षा की पूर्ति करनी है, विस्थापितों के बारे में ज्यादा ध्यान में रखना है, वैसा नहीं था। अब इसके अंदर ये भी जुड़ गया कि किस तरह से नर्मदा नदी जो है उसके नेचुरल फ्लो को बाउंड किया जा रहा है, किस तरह से सिल्ट की वजह से वहां फ्लड आने लग गई है, किस तरह से जो तलछट जमा होता है उसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना, जो वनस्पति और प्राणी जात है नदी के, वो खराब हो रहे हैं। इस तरह से अलग अलग सारे मुद्दे इसमें जुड़ते गए, और ये जो एक छोटा सा प्रेशर ग्रुप था, छोटा सा एक हित समूह था, उस हित समूह ने क्या किया, एक मूवमेंट का जो है रूप ग्रहण कर लिया। उस छोटे से हित समूह ने एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। अब नर्मदा बचाओ जो है, वो नर्मदा बचाओ सिर्फ विस्थापितों के हितों के लिए नहीं है, ये एनवायरमेंटलिस्ट्स का आंदोलन बन गया। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में इस आंदोलन का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। और अब ये आंदोलन बहुत ज्यादा फैल गया। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किन राज्यों में है, 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। स्पेशली गुजरात से ये शुरू हुआ। 3 राज्यों में इस तरह से है क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो इन 3 राज्यों से होते हुए बहती है। तो गुजरात से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया। सरदार सरोवर बांध में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया गया, और इन विस्थापितों के हितों की पूर्ति के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। मेधा पाटकर ने ये आंदोलन शुरू करवाया था, लेकिन आज की डेट में ये आंदोलन सिर्फ विस्थापितों के लिए नहीं है, ये बहुत से ऐसे हितों की पूर्ति के लिए चल रहा है आंदोलन, जिनमें बांधों का भी ओपोजिशन किया जाता है, वो जो बांध बनाए जाते हैं उनका विरोध किया जाता है, जंगलों की कटाई का विरोध किया जाता है, उसके साथ साथ जो लोगों को विस्थापित किया जा रहा है उसका तो विरोध होता ही है, पर्यावरण को जो क्षति पहुंच रही है उसका विरोध किया जाता है, नदी के नेचुरल फ्लो, उसके प्राकृतिक बहाव को सीमित किया जाता है, उसका विरोध होता है। तो इन सब के विरोध को लेकर ये एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इट विल बी रिटन इन इंग्लिश एज सेम एज वी हैव रिटन इट। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इट विल बी रिटन इन इंग्लिश एज वेल एज, ठीक है। मेधा पाटकर was the leading lady of this movement, and this was started for the displaced people of which were displaced from Sardar Sarovar dam, ठीक है। नेक्स्ट इज दबाव समूहों का राजनीति पर असर। तो यानी कि हमने ये तो देख लिया कि दबाव समूह होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह दबाव समूहों की गतिविधियां धीरे धीरे आंदोलन बन जाती है, वो सारी चीजें हमने देखी। Now we're gonna read what is the impact of these pressure groups on politics. दबाव समूह जो होते हैं वो राजनीति पर 3 तरह से असर डालते हैं। कैसे 3 तरह से असर डालते हैं? पहला असर वो करते हैं मोबिलाइजेशन, पहला वो क्या करते हैं? पहला वो करते हैं मोबिलाइजेशन। दूसरा इनका प्रोसेस, ठीक है। और तीसरा लॉबिंग करते हैं वो। तीसरा वो लॉबिंग करते हैं। क्या होते हैं ये? देखो, मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है वो क्या करते हैं? वो लामबंदी करते हैं, यानी कि लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को बताते हैं किसी समस्या के बारे में। ये इकट्ठा करना, जन भावनाओं को जानना, जन भावनाओं को, ये सारा काम मोबिलाइजेशन के अंतर्गत आता है,
ठीक है ना। लामबंदी में आता है कि वो लोगों को बताते हैं कि हम लोग क्यों किसी चीज पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। हम देखा होगा कितने लोग आ जाते हैं अगर कोई आंदोलन होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में कितनी बड़ी संख्या में लोग डिस्प्लेस लोगों की हेल्प के लिए आ गए। या फिर हमने किस तरह से नेपाल में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पिक्चर्स देखी थी कि लोग आ गए थे। तो ये सब चीजें जो है वो मोबिलाइजेशन के अंतर्गत आती है। ये इनका पहला काम होता है। फिर वो क्या करता है, फिर प्रोसेस यानी प्रक्रिया यानी जो आंदोलन की प्रक्रिया जो वो अपनाते हैं, उन प्रक्रिया में क्या क्या आता है। उन प्रक्रिया में ये कई बार हड़ताल करते हैं, कई बार ये बंद करते हैं, कई बार ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। हड़ताल, बंद, विरोध प्रदर्शन, ये सारी चीजें जो है वो प्रोसेस में आती है। ये इनकी प्रक्रियाएं हैं जिनसे वो अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। और फिर लॉबिंग करना यानी कि जो लॉबी बनाते हैं। लॉबी क्या होता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ये शब्द लॉबी क्या होता है। देखो लॉबी होता है कि हर ग्रुप में, हर प्रेशर ग्रुप में कुछ बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंसिव पर्सन होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो जिनको हम कहते हैं प्रभावशाली लोग होते हैं। और वो प्रभावशाली लोग सरकार पर दबाव बनाने का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। या फिर ये इस तरह भी कर सकते हैं कि लोगों को अपने साथ लेकर चलने के लिए एक गुट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस गुट बनाने की कोशिश को लॉबी करना कहते हैं या लॉबिंग कहते हैं। तो ये जो लॉबिस्ट होते हैं, ये लॉबिस्ट क्या करते हैं, ये लॉबिस्ट सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। सरकार पर दबाव डालना और मांगे मनवाना। सरकार पर दबाव डालना और मांगे मनवाना, ये लॉबी का काम होता है। तो इस तरह से प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो पॉलिटिक्स पर जो है वो असर डालते हैं। सबसे पहले वो मोबिलाइजेशन करते हैं। जस्ट दे collect all the peoples, they try to demonstrate what they want to do and what are their goals to be achieved। तो वो लोगों को बताते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनके गोल्स क्या हैं। वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और जन भावनाओं को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स का एक बहुत अहम हिस्सा है जहां राजनेताओं को ये मौका मिलता है कि वो जन भावनाओं को जान सके। उसके बाद वो कुछ प्रोसेस जो है इसके लिए अपनाते हैं। वो क्या प्रोसेस होती है, वो हड़ताल करते हैं, वो स्ट्राइक्स करते हैं, वो बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार, आज भारत बंद है, आज हमारा जिला बंद है, आज ये है, आज वहां हड़ताल है, आज पेट्रोल पंप की हड़ताल, आज बैंक की हड़ताल है, आज रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे चले गए, आज टीचर्स स्ट्राइक पे चले गए। तो ये जो स्ट्राइक्स होती है, ये जो बंद होती है, ये इस तरह के जो मोबिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस में शामिल होता है, ताकि गवर्नमेंट को ये लगे कि अरे अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये काम बंद हो जाएगा, और ये काम बंद होगा तो काफी नुकसान होगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो हालांकि सब कुछ सही नहीं होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जापान का। जापान में जहां पर एक बार हड़ताल की गई थी, ठीक है ना, तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की हड़ताल का एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। पब्लिक सेक्टर में एक बार हड़ताल हुई और जो बस के ड्राइवर्स थे और जो कंडक्टर्स थे उनको सैलरी बढ़ाने के लिए उन्होंने हड़ताल की, लेकिन उन्होंने काम बिल्कुल बंद नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उस दिन जितना भी पैसेंजर्स आए गए सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर छोड़ा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे सरकार को नुकसान हुआ लेकिन जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ, और आखिरकार सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो एक बार जापान में कोई शू कंपनी, जूता बनाने वाली कंपनी थी, उसके कर्मचारियों ने सोचा कि हड़ताल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने हड़ताल की तो क्या किया, जिस दिन स्ट्राइक थी उस दिन सिर्फ लेफ्ट पांव के जूते बनाए। तो कंपनी को लगा कि अरे ये हुआ तो हमें नुकसान हो जाएगा, और अगले ही दिन कंपनी ने जो है उनकी मांगे मान ली, तो अगले दिन उन्होंने राइट पांव के जूते बना दिए। तो इस तरह कंपनी को नुकसान भी नहीं हुआ और उनकी मांगे मान ली गई। हालांकि हम ऐसा नहीं करते, हम इतने ज्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड भी नहीं हुए अभी। हम कभी कभी जो है बहुत गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो लामबंदी करने के बाद की प्रोसेस में शामिल हो जाती है कि स्ट्राइक की जाती है, बंद किया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, धरने होते हैं, धरने दिए जाते हैं, या भूख हड़ताल की जाती है।
तो ये सारे इनके प्रोसेस में शामिल किए जाते हैं कि किस तरह से वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग करने का मतलब सरकार पर दबाव डालना और फिर अपनी मांगे मनवाना, प्रेशर डालने के लिए वो कुछ अपने कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये है कि किस तरह से दबाव समूहों का राजनीति पर असर पड़ता है, ठीक है ना। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है कि क्या दबाव समूह और आंदोलनों के प्रभाव हमेशा सकारात्मक होते हैं, हमेशा अच्छे ही प्रभाव पड़ते हैं। देखो, आप जहां खड़े होते हो वहां आपकी परछाई जरूर पड़ती है, यानी कहीं कुछ कालीमा रह जाती है, चाहे आप कितनी ही रोशनी में क्यों नहीं खड़े। आपके ज्यादा नहीं तो कम से कम आसपास आपके नीचे तो आपकी परछाई रहेगी। यानी हर चीज का बुरा और अच्छा दोनों प्रभाव जरूर पड़ते हैं। तो कुछ प्रभाव इनके भी पड़ते हैं, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स के या फिर इन आंदोलनों के क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो, अगर हम कहें कि नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव सबसे पहला ये पड़ता है कि ये ज्यादातर सेक्शनल होते हैं, ठीक है ना। ये विशेष वर्ग से संबंधित होते हैं। विशेष वर्ग से संबंधित होते हैं। अब ऐसे में अगर कोई दबाव समूह जो है वो एक सेक्शन से रिलेट कर रहा है तो दूसरा सेक्शन कहीं ना कहीं अपने आप को नेग्लेक्ट फील करेगा। तो ये इसका एक बहुत बुरा प्रभाव है कि एक विशेष वर्ग से संबंधित अगर किसी भी वर्ग की बात मान ली जाती है, दबाव समूह की बात मान ली जाती है, तो दूसरे समूह के लिए वो असंतोष का कारण बन जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका पहला एक नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरा, ये जो दबाव समूह होते हैं वो अनअकाउंटेबल होते हैं। यानी कि अनअकाउंटेबल होने का क्या मतलब है, अकाउंटेबल होने का मतलब है जनता के प्रति उत्तरदायी। लेकिन ये जनता के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि अनुत्तरदायी होते हैं। अब चुनी हुई सरकार से तो हम वापस पूछेंगे, जैसे ही इलेक्शन आएगा तो चुनी हुई सरकार को तो हमारी सुननी पड़ेगी, लेकिन इनको हमने थोड़ी चुना है, ये तो खुद ने एक ग्रुप बनाया है। तो ऐसे में ये बहुत ही अनअकाउंटेबल होते हैं, जनता के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होते, ये सिर्फ अपने हितों के लिए काम करते हैं। लेकिन सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो सकारात्मक क्या होते हैं, पॉजिटिव इनके जो है प्रभाव क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव प्रभाव ये होता है कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन भावनाओं के ये अनुरूप होते हैं, अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है ना। सबसे पहला तो इनका सकारात्मक प्रभाव यही है कि ये बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। भाई, अगर लोग इनसे सहमत नहीं होंगे तो इनके साथ आएंगे ही क्यों, और अगर साथ आ रहे हैं इसका मतलब ये लोगों की सहमति को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इनका पहला एक सकारात्मक प्रभाव होता है। दूसरा इनका सकारात्मक ये प्रभाव होता है कि विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा, विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा ये करते हैं। प्रोटेक्ट वेरियस सेक्शंस, प्रोटेक्ट वेरियस सेक्शंस। कैसे ये अलग अलग सेक्शंस के हितों की रक्षा करते हैं। देखिए, अब कोई एक सेक्शन है जिसने अपने हितों की बात की है, दूसरे ने अपने हितों की बात की है, तो ऐसे में क्या होता है, एक बैलेंस बन जाता है। सरकार जो है वो एक बैलेंस को रूप में उसको देखती है। तो सरकार जिसको जो ऐसा लगता है कि हाँ ज्यादा लोगों के लिए ये ठीक है तो वो तो कर दिया जाता है, लेकिन जो नहीं होता है वो नहीं किया जाता। तो ऐसे में ये विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा भी करते हैं, ठीक है ना। तो
हर चीज के अपने नेगेटिव और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, और ये इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो अगर आप इन मूवमेंट्स को छोड़ दो, वो जो 2-3 आपके मूवमेंट्स दिए हुए, स्ट्रगल्स दिए हुए, उनको छोड़ दो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या जन समूहों या दबाव समूहों या आंदोलनों के प्रभाव सकारात्मक ही होते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप प्रेशर ग्रुप्स के जो है उसके अंदर डेफिनेशन देंगे, आप बताएंगे कि दबाव समूह होते क्या हैं, उसके बाद में कैसे वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, जैसा हमने लास्ट में पढ़ा था, कैसे वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, वो मोबिलाइज करते हैं, वो प्रोसेस यूज करते हैं, और वो लॉबिंग करते हैं, ठीक है ना, ये तीनों चीजें वो करते हैं। उसके बाद में इनके प्रभाव जो पड़ते हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव पड़ते हैं। नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि एक तो ये विशेष वर्गों से संबंधित होते हैं, तो ऐसे में दूसरे वर्गों के हितों की जो है रक्षा नहीं हो पाती। दूसरा, ये अनअकाउंटेबल होते हैं, ये पब्लिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, तो ऐसे में उत्तरदायित्व का जो अभाव होता है वो कहीं ना कहीं उनको अनपब्लिक बना देता है, वो पब्लिक से उनको दूर कर देता है। लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव ये होते हैं कि एक तो जन भावनाओं के अनुरूप होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक इंटरेस्ट, और दूसरा विभिन्न वर्गों के हितों की ये रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट वेरियस सेक्शंस, ये एक सेक्शन नहीं बल्कि बहुत सारे सेक्शंस के हितों की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जिसमें आपको बहुत ही शानदार जो है स्ट्रगल्स के बारे में जानने को मिला, जो मूवमेंट्स हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया में मूवमेंट्स की डेफिनेशन एस्टैब्लिश की। ऐसे 4 मूवमेंट्स हमने पढ़े। कौन कौन से 4 मूवमेंट पढ़े आपने? नेपाल का जो है डेमोक्रेसी मूवमेंट पढ़ा, बोलीविया का वाटर वॉर आपने पढ़ा, उसके साथ कर्नाटका का हिच्चिको कत्तिको वार आपने पढ़ा, और उसके साथ ही हमने देखा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। तो इन चारों आंदोलनों के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आई गेस आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे तरह से लर्न हो गए होंगे। जल्दी ही मिलेंगे इसी चैप्टर के Q&A सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।